हेलो बच्चों, वेलकम टू जेई पेजिट सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जेई सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो इसमें हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सोल्व करेंगे जो भी जेई एग्जाम में आ चुके हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको सोल्व करना, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसी हमारी प्रिपरेशन हुई है, अच्छे से पढ़ाई हुई है कि नहीं है, हम उस लेवल के क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने आई होप बहुत सारे जो हमने कॉन्सेप्ट वीडियोस बनाए थे, 7 कॉन्सेप्ट वीडियोस आपने अच्छे से देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे तो जाकर के देख लो ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि क्या कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं टू सोल्व दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जेई मेंस 2022 में पूछा गया है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट है तो थोड़ा इजी ही क्वेश्चन है। बोला गया है लेट बीटा इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहां पर एक फंक्शन है फॉर सम अल्फा इक्वल्स टू, है ना, बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, तो यहां पर अल्फा फंक्शन के अंदर मेंशन है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, यही हमें बताना है। तो यहां पर अगर आप देखो ध्यान से, x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो आप ऊपर देखोगे ये 0 बन रहा है और नीचे भी 0 बन रहा है, तो 0/0 का फॉर्म है। दैट मीन्स आप LH रूल लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो LH रूल जब भी आप लगा रहे होंगे वहां पर क्या करना है, सिंपली डिफरेंशिएशन ऊपर करना है, नीचे करना है, और वहां पर शायद आपको 2 बार डिफरेंशिएशन लगाना होगा और बहुत ही आसानी से LH रूल से हो जाएगा। लेकिन हम इसको दूसरे वे में करना चाह रहे हैं, है ना, बीटा इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0। इस तरह का क्वेश्चन मैंने कराया था एक कॉन्सेप्ट वीडियो में, जहां पर नीचे साइन स्क्वायर x लिखा हुआ था, तो मैंने वहां पर, है ना, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया था, तो उसका वैल्यू 1 आ गया था। तो अगर आप यहां पर भी ध्यान से देखो, नीचे क्या लिखा हुआ है, e की पावर 3x माइनस 1, ठीक है। तो अगर इसमें आप 3x से डिवाइड कर दो और यहीं पर 3x से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा इसमें, ये वाला जो टर्म आप देख रहे हो, ये क्या लिखा हुआ है, e की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग, and that something is tending to 0 because x is tending to 0, that's why 3x is also tending to 0। तो ये वाले टर्म का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो यहां से जो हमारे पास टर्म बचा नीचे, वो क्या बचा, 3 अल्फा एक्स स्क्वायर। तो इस तरह के आइडियाज आपको आने चाहिए क्वेश्चन सोल्व करते टाइम कि भाई कैसे हम इसको और सिंपल बना सकते हैं। क्योंकि अगर मैं यहां पर देखूं तो e की पावर 3x माइनस 1, तो अगर आप नीचे डिफरेंशिएशन भी करोगे तो वहां पर भी आपको, है ना, बार बार 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा इस तरीके से। तो ये आइडिया भी अगर आपको दिखता है तो जल्दी होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और ये पुट करने के बाद हम ऊपर क्या कर सकते हैं, सीरीज एक्सपेंशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखो अल्फा एक्स माइनस e की पावर 3x, तो e की पावर x का एक्सपेंशन हमें पता है क्या होता है, 1 प्लस x बाय फैक्टोरियल 1, लेकिन यहाँ पर पावर में कितना है, 3x है ना कि x, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 1 प्लस 3x का स्क्वायर डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। और हमने बताया था कि नीचे जितना भी टर्म का पावर है ना x में, 3 अल्फा एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाले टर्म्स ही ऊपर हमारे यूजफुल रहेंगे। अगर हम क्यूब तक जाए, है ना, या पावर 4 या फिर आगे जाए, क्योंकि ऊपर तो सीरीज एक्सपेंशन इनफाइनाइट तक होता है, तो वहां पर आपको 0 मिलने वाला है उन सभी टर्म्स का, तो वो हम लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये तो हम इसके लिए लिख देंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे और भी टर्म्स होंगे, और -1 भी है, ठीक है। तो सीरीज एक्सपेंशन के आइडिया से बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली सोल्व हो जाते हैं। यहां पर देखो क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो यहां से 1 और 1 तो कैंसिल, तो यहां पर बचा अल्फा x, यहां अंदर है कितना, -3x, क्योंकि माइनस बाहर है और फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होगा, तो इसको लिख सकते हैं हम अल्फा -3x, ठीक है। और बाकी टर्म्स क्या होंगे, माइनस ऑफ, ये आ जाएगा हमारे पास 3x का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 9x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और आगे के टर्म्स जो भी होंगे क्यूब आएगा, लेकिन वो यूजफुल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम वहां तक जाएंगे ही नहीं, और नीचे क्या लिखा हुआ है, 3 अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट वीडियोस में कर चुके हैं, कई सारे, बहुत सारे, ठीक है। तो
एक्स की पावर 3 लिखा होता तो जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वहां पर एक एक्स बच जाएगा ना एक्स की पावर 3 में, तो वो एक्स क्योंकि टेंडिंग टू जीरो ही है तो उसका मीनिंग कुछ रहेगा ही नहीं, जीरो बन जाएगा वो। अब यहां पर देखो ये वाला जो टर्म है अल्फा माइनस 3, इसके साथ लिखा हुआ है एक्स, तो अगर हम एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो नीचे एक एक्स आ जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते क्योंकि एक्स अगर प्रेजेंट है उस टर्म में तो वो क्या बन जाएगा, वो हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट करके देगा। दैट मीन्स हमारा जो ये वाला टर्म है अल्फा माइनस 3 ये जीरो के इक्वल होना चाहिए ताकि जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको हम जीरो बोल सके कि भाई एक्स प्रेजेंट ही नहीं है ना। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई अल्फा माइनस 3 जीरो होना चाहिए या फिर अल्फा हमारा 3 होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन होगी तो हमारे पास क्या बचेगा, बीटा इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, और यहां पर ये तो जीरो ही हो गया तो ये बन जाएगा माइनस 9 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है ना, 3 अल्फा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल, तो ये बच जाएगा हमारे पास है ना, कैंसिल करने के बाद लिमिट समझो लगा दी तो यहां पर आ जाएगा माइनस 9/2 और नीचे ही क्या है 3 अल्फा, तो ये हमारे पास टर्म बनेगा। अब क्योंकि हमने x वाले कोफिशिएंट को अल्फा माइनस 3 पुट कर दिया जीरो के इक्वल, तभी हम ये कैलकुलेशन कर पाए। अगर ये जीरो हम नहीं लेकर चलेंगे तो नीचे x आ जाएगा और x टेंडिंग टू जीरो है तो प्रॉब्लम आएगी। अब यहां पर हमें पता है अल्फा इक्वल्स टू 3 है तो बीटा की वैल्यू जो ये i है इसमें अल्फा इक्वल्स टू 3 पुट कर दो तो कितना बनेगा, बीटा इक्वल्स टू माइनस 9/2 इंटू 3 है ना, क्योंकि अल्फा क्या है 3 है तो ये 3 इंटू 3 हमारा कैंसिल, तो बीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -1/2, और हमें क्या चाहिए था अल्फा प्लस बीटा, तो यहां से हम अल्फा प्लस बीटा तो बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं विच विल बी इक्वल टू अल्फा इज 3 बीटा इज -1/2, तो ये आ जाएगा फाइनली आपका 5/2। ठीक है, आसान था ना, तो आपको थोड़ा सा सीरीज एक्सपेंशन का आइडिया होना चाहिए, और ये स्टैंडर्ड लिमिट हमने 1 क्यों लिखा है इसका आइडिया भी आपको होना चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड लिमिट में हमने सीखा था इस तरह के कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स। ठीक है, तो आई थिंक 4th लेक्चर है जहां पर आपको ये आइडिया मिल जाएगा, इस तरह के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, जेईई मेंस में आते ही रहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन टाइप का है ये। ठीक है, तो लिमिट x स्टैंडिंग टू 1/√2 और साइन के अंदर कोस इनवर्स x है और नीचे भी tan के अंदर कोस इनवर्स x है और x स्टैंडिंग टू 1/√2, तो मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूं कि भाई जो कोस इनवर्स x है उसको एक एंगल मान लेते हैं ना, कोस इनवर्स x को है ना कुछ थीटा मान लेते हैं, तो x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कोस थीटा। ठीक है, तो जब हमारा कोस इनवर्स x स्टैंडिंग टू 1/√2, तो जो थीटा है वो कहां पर टेंड कर रहा होगा, वो कर रहा होगा कहीं π/4 पर, क्योंकि हमें पता है ना कोस π/4 कितना होता है 1/√2, तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहां पर अगर हमारा जो मेन वेरिएबल है वो x, वो अगर 1/√2 तक टेंड कर रहा है तो जो नया वेरिएबल हमने एज्यूम किया है वो कहां पर टेंड कर रहा होगा। ये लिखते ही हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनेगा, देखो x टेंडिंग टू, इनफैक्ट x नहीं थीटा टेंडिंग टू π/4 और अंदर आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस x की जगह क्या लिखेंगे कोस थीटा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा देखो 1 - tan थीटा। तो अब तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट टाइप से हो गई है ना, तो थोड़ा सा सिंपल आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करना और काम हो जाएगा है ना। तो सब्स्टिट्यूशन हमारा बहुत हेल्प करता है, ये बिल्कुल ही आसान सा हो गया, हालांकि पहले भी ये ट्रिग्नोमेट्री में ही था लेकिन वहां पर आपको प्रॉब्लम आती ही आती कुछ ना कुछ। देखो जैसे x लिखा हुआ है तो अब ये पूरा कोस थीटा में कन्वर्ट हो गया है ना, तो बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएगा। थीटा टेंडिंग टू π/4, बस यहाँ पर जो भी है उनको थोड़ा सा हम सोल्व करके लिख देंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और जो नीचे है 1 - tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, एलसीएम लोगे तो एलसीएम नीचे लोगे तो जो ये आएगा ये बन जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा है ना, और नीचे एलसीएम आएगा कोस थीटा, उसको हम ऊपर ही लिख देते हैं, और ऊपर जो ऑलरेडी लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कोस थीटा
ये हम एज इट इज रहने देंगे। तो देखो यहाँ पर cos थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा माइनस cos थीटा है, तो -1 का डिफरेंस है तो कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आएगा -1। ठीक है, तो बस क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा हमारे पास लिमिट थीटा टेंडिंग टू π/4, है ना, और ये वाला टर्म बन गया माइनस ऑफ cos थीटा, तो माइनस ऑफ cos थीटा। बस सिंपली आपको ये π/4 यहाँ पर पुट कर देना है। इनफैक्ट π/4 आप यहाँ पर भी, अच्छा यहाँ पर नहीं पुट कर सकते थे क्योंकि ये वाला जो टर्म है ये आपस में कैंसिल हो रहा है, क्योंकि अगर आप इन टर्म में देखो तो π/4 पे 1/√2 और साइन थीटा भी 1/√2, तो 1/√2 माइनस 1/√2 ये जीरो वाला टर्म है, तो यही हमने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर अब हम सेफली cos थीटा में थीटा की वैल्यू π/4 पुट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा -1/√2। ठीक है, तो जो इनडिटर्मिनेसी बन रही थी उसी को हमने एलिमिनेट कर दिया, है ना, ये डिवाइड करके, तो बस हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर, डी ऑप्शन। ठीक है, आसान है ये, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हमने सीखा है और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको आने ही चाहिए, इसके बिना तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस ही हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में दिए रहते हैं ना, सभी चैप्टर्स में, कैलकुलस में आप स्पेशली बात करोगे तो वहां पर बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री होती है, तो ट्रिग्नोमेट्री अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह का क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है ना, IIT JEE 1983 का था शायद, और मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो एक बारी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। बोला गया एक फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है, सच दैट f2, है ना, एट x इक्वल्स टू 2, फंक्शन की वैल्यू कितनी है 4, और f'2 मींस डिफरेंशिएशन करने के बाद उस फंक्शन की वैल्यू 2 पर कितनी है 1। क्लियर है, तो मैंने बताया था कि यहाँ पर f2 लिखा हुआ है, f'2 लिखा हुआ है, मींस डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, और जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, लिमिट का वैल्यू, उसके अंदर जो फंक्शन है देखो x स्क्वायर f2 माइनस 4f(x), नीचे x माइनस 2, और जब मैंने बताया था कि अगर, है ना, फंक्शन की वैल्यू और उसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू दी हुई हो तो वहां पर आप LH रूल के लिए जाओ, क्योंकि LH रूल डिफरेंशिएशन को डील करता है ना, LH रूल में हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर आप x इक्वल्स टू 2 पुट करोगे तो नीचे तो x माइनस 2 मीन्स 2 माइनस 2 मीन्स 0 हो जाएगा, और ऊपर भी अगर आप x इक्वल्स टू 2 पुट करोगे तो आप देखोगे कि ये भी 0 हो जाएगा। तो 0/0 का फॉर्म है, दैट मीन्स हम सेफली LH रूल यूज कर सकते हैं। तो यहां पर कर लेते हैं फिर, लिमिट x टेंडिंग टू 2, है ना, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 होना जरूरी नहीं है LH के लिए, उसके लिए जरूरी है कि ऊपर और नीचे 0 बनना चाहिए। ठीक है, 0/0 का जो इंडिटरमिनेट फॉर्म हमने बताया था वो बनना चाहिए, तब हम इसमें LH रूल यूज कर सकते हैं सेफली। तो ये कंडीशन जरूर चेक कर लेना, कहीं पर अगर 1 की पावर इन्फिनाइट पे आपने अगर LH रूल लगा लिया तो कुछ नहीं, है ना, वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी। वहां पर हमने डिफरेंट फॉर्म में उसको सोल्व करना बताया है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2, तो डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे वाला कर लेते हैं पहले, ये बहुत ज्यादा सेफ है। तो x का डिफरेंशिएशन 1 और -2 विच इज अ कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0, और ऊपर क्या है x स्क्वायर f2, तो जो f2 है ये क्या है f2, ये तो 4 है। ठीक है, दैट मीन्स ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। फंक्शन की किसी पॉइंट पे अगर आप वैल्यू देखोगे, पूछोगे, तो वो कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगी, है ना, तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसमें हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा विच इज 2x। क्लियर हो रही है बात, और जो बाहर है बाद में है 4f(x), तो ये फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x है, किसी पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं है, इन टर्म्स ऑफ x है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा और ये बन जाएगा f'(x). ठीक है, तो अब देखो नीचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर तो 1 बन गया, 0 तो बन ही नहीं रहा है, तो बस यहाँ पर हम डायरेक्टली अब x इक्वल्स टू 2 पुट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या बन जाएगा, इनफैक्ट पुट ही कर देते हैं बिना लिमिट लगाए, है ना, क्योंकि हम x की वैल्यू पुट ही कर रहे हैं तो फिर लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। तो 2 इंटू 2, x की जगह 2, तो ये हो जाएगा 4f2 माइनस 4f'(x) की जगह 2। तो देखो f2 की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास गिवन है 4, तो 4 से 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 16, और f'(2) की वैल्यू कितनी गिवन है, हमें पता है 1, तो माइनस कितना हो जाएगा 4 इंटू 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, तो 12 हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो मान लो कि आपके 4 मार्क्स पक्के हो गए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट ही चल रहे हैं हमारे। तो y इक्वल्स टू yx लेट करना है ना, एक ऐसा फंक्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को,
तो y रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू के एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर है ना रूट के अंदर, वेयर k इज अ कांस्टेंट। तो ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी है k, और बोला गया है एट y इक्वल टू x इक्वल टू 1/2 हमें y की वैल्यू क्या मिलती है -1/4। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी हमारे काम आने वाली है। तो जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है उसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ो, वो कहीं ना कहीं काम आती ही है। और कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे दी जाती है, तो आपको देखना भी होगा कि इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से कहीं हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन लॉन्ग तो नहीं हो जा रहा है, क्योंकि वो है जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी रहती है वो कंफ्यूज करने के लिए दी रहती है ताकि आप रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाए। तो ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, है ना, राइट डायरेक्शन में रहना है। तो देखना होगा कि कौन सी जो इंफॉर्मेशन है वो अप्रोप्रिएट है और कौन सी नहीं है। तो बोला गया है dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1/2 हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 1/2 है ना, x इक्वल टू 1/2 पे फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है -1/4 होगी। तो जब हम डिफरेंशिएट करोगे आपको दिख ही रहा है ना, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो उसमें x और y के टर्म्स में ही डिफरेंशिएशन आने वाला है, तो उसमें x और y दोनों की ही वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, हम यहाँ से यूज कर लें क्योंकि x इक्वल टू 1/2 पे पूछा गया है और उसी पे हमें फंक्शन की वैल्यू -1/4 गिवन है। तो अब dy बाई डी एक्स इसमें से निकालना है। ठीक है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन में मैंने बताया था आपको कि डायरेक्टली आपको क्या करना है, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन करते जाना है। ठीक है, तो आप कर ही सकते हो कि भाई यहाँ पर y इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज छोड़ देंगे, फिर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दूसरे टर्म का करेंगे, है ना, इनको दो टर्म्स ऐसे मान सकते हैं ना, अलग अलग y और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, वहां से भी आप कर सकते हो बट वो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर k का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है क्योंकि ये 0 आ जाएगा, वैसे यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगा लोगे। हम थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक यूज करेंगे यहाँ पर, है ना, सब्स्टिट्यूशन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ताकि हमारे पास इजीली आंसर आ जाए। तो यहाँ पर देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और 1 माइनस वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन करना चाह रहे हैं x और y के टर्म्स में, तो कुछ ऐसा ही बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो कैसी फीलिंग आ रही है आपको? सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने, है ना, एक डिफरेंशिएशन टेक्निक में सीखा था, यूज किया था, और वहां पर मैंने बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चंस इसके इजीली सॉल्व हो जाते हैं, तो वो सब्स्टिट्यूशन आपको याद रहना चाहिए। तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनफैक्ट इन जनरल मैंने बताया था रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसमें हम x की जगह a cos थीटा और a sin थीटा दोनों यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लेट अस से मैं x इक्वल टू a sin थीटा ले लेता हूं और y इक्वल टू a sin फाई ले लेता हूं। ठीक है, तो दोनों को सेम ही लेना होगा, और इनफैक्ट यहाँ पर a है ही नहीं कुछ, a की जगह 1 ही है। ठीक है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर मीन्स 1 ही है, तो a की जगह 1 ही यूज कर लेंगे। तो x इक्वल टू साइन थीटा और y इक्वल टू साइन फाई, तो ये पुट करते ही हमारे पास क्या बनता है क्वेश्चन, ध्यान से देखो, y की जगह साइन फाई पुट करेंगे और रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के एज इट इज, और यहां पर बन जाएगा x की जगह साइन थीटा, है ना, माइनस के साथ, और रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। तो यहां से देखो क्या क्या चीजें बन रही है, थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा साइन फाई, ये कितना बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट कोस थीटा। ठीक है, सिमिलरली ये वाला जो टर्म है माइनस साइन के साथ है, इसको भी इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा प्लस साइन थीटा और अंदर से आएगा कोस फाई इक्वल टू के, कांस्टेंट रहने देता है। तो यहां पर देखो क्या बनाए, इसको अगर आप ध्यान से देखो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, है ना, ऐसे ही तो है। तो ए की जगह क्या है फाई, और तो मतलब बेसिकली ये ऐड हो जाएगा, है ना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस फाई इक्वल टू के। अब यहां से हमें क्या करना है, एक्चुअली में तो हमें डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन अभी हम सिर्फ सब्स्टिट्यूशन का ही यूज कर रहे हैं ताकि एक छोटी सी हल, है ना, छोटे छोटे टर्म्स आ रहे हैं जिसका है ना डिफरेंशिएशन हम बहुत आसानी से कर लें। तो ये इनवर्स ले लेंगे तो क्या बन जाएगा फाई प्लस थीटा, एक इनमें थीटा होगा और एक फाई होगा। ठीक है, यहां से आएगा ना a प्लस बी, तो फाई प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स के, और
यहां से हम थीटा और फाई की वैल्यू भी तो लिख सकते हैं। मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूशन में बैक वैल्यूज भी पुट करनी है जो हमने एज्यूम किया था वहां से, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन तो एक्स और वाई में करना है। तो अब फाई की जगह हम पुट करेंगे और थीटा की जगह भी पुट करेंगे। तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि हमने एक्स को माना था साइन थीटा, और फाई की जगह क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई। ठीक है, क्योंकि वाई की जगह क्या माना था, साइन फाई। तो ये आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हम जेई लेवल पे पढ़ रहे हैं तो वहां पर हम ऑलरेडी है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वाला आइडिया तभी आप यूज कर पाओगे, अदरवाइज यहाँ पर स्टक हो जाओगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो आपको बैक करना ही होगा। तो यहाँ पर देखो फाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स वाई, प्लस थीटा की जगह लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स के। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास y में एक टर्म है ना, साइन इनवर्स में x में एक टर्म है और एक कांस्टेंट है, तो बहुत ही आसान है अब डिफरेंशिएशन करना इसका। ठीक है, तो साइन इनवर्स y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और फिर y का भी करना है, दैट मीन्स dy/dx, क्योंकि ओवरऑल हमें x के रेस्पेक्ट में ही करना है, dy/dx है ना y का डिफरेंशिएशन। यहाँ पर 1/रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आगे आ जाएगा कितना, 0, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो dy/dx कितना आएगा, इस टर्म को उधर ले जाओ, माइनस साइन के साथ जाएगा। ठीक है, और ये जो रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देगा। तो यहां से हमारे पास बनना है dy/dx इक्वल्स टू माइनस रूट ऊपर जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन आप डायरेक्टली भी ट्राई कर सकते थे प्रोडक्ट रूल से। ठीक है, वहां से भी आंसर सेम ही आने वाला है, बट ये जो मेथड है आपको पता होनी चाहिए, ताकि हमारे पास अगर ये आ जाए x की पावर 6 और यहाँ पर y की पावर 6 या और कुछ चेंजेस आ जाए तो वहां पर आपको और भी ज्यादा डिफिकल्टी आएगी डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन आपको आने चाहिए क्लियरली, इसीलिए हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में बहुत अच्छा खासा टाइम यहाँ पर दिया था सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है, समझाने के लिए। तो x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू -1/4 इसमें पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो dy/dx हमारे पास क्या बन जाने वाला है, एट x इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो माइनस के अंदर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई हमारे पास -1/4, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/16, और नीचे बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स की जगह तो यही पुट करना है, तो 1/4। ठीक है, तो इक्वल्स टू में यहां पर बनेगा 15/16, तो 15 और 16 का रूट में 4 अलग से लिख रहा हूं, ये बन जाएगा √3/4, तो √3 अलग और 2 अलग। ठीक है, तो देखो √3 से √15 जाएगा √5 टाइम्स, और यहाँ पर 2 से 4 जाएगा 2 टाइम्स, तो ये बन जाएगा √5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आना चाहिए। देखते हैं कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से आपको ये सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए है ना, ध्यान से यूज करना है उसको, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, तो आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी सिंगल ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है, मीन्स थीटा में कुछ कुछ दिया हुआ है, और y भी थीटा के टर्म्स में दिया हुआ है। थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, देन d2y/dx स्क्वायर, मीन्स डबल डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है, और एट थीटा इक्वल्स टू पाई पे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो x थीटा के टर्म्स में है, y थीटा के टर्म्स में है, तो ये क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म है। ठीक है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में मैंने बताया था कि वहां पर dx/d और dy/d फाइंड आउट करते हैं, और वहां से फिर हम dy/dx फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद जो dy/dx आया उसका डबल डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो dy/d हमारा क्या आएगा, बहुत ही आसान है डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज का है ना, सिंगल टर्म्स है। तो देखो dy/d ये हमारे पास y है, तो 2 cos थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो -2 साइन थीटा, और यहां पर माइनस कोस 2 थीटा। ठीक है, तो माइनस कोस 2 थीटा का क्या होगा, देखो 2 तो बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और कोस बन जाएगा माइनस साइन। ठीक है, तो यहां पर ऑलरेडी माइनस है, तो ये हो जाएगा +2 साइन 2 थीटा। ठीक है, नीचे देखो यहां पर dx/d थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं।
ठीक है। तो dx बाई डी थीटा हमारे पास कितना बन जाएगा 2 साइन थीटा, तो इसका हो जाएगा 2 कोस थीटा, और यहां पर भी साइन थीटा का कोस थीटा होगा तो माइनस रहने देंगे एज इट इज, तो 2 कोस थीटा, ठीक है। तो dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा हमारे पास आ चुका है। अब हमने बताया था कि क्या करना होगा, dy बाई dx, पहले सिंगल डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा करना होगा, ठीक है। तो dy बाई डी थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया है, ये वाला टर्म है, तो इसको क्या लिख देंगे, है ना, तो ये बन जाएगा हमारे पास -2 साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, ठीक है। और नीचे क्या है हमारे पास 2 कोस थीटा -2 कोस, यहां पर हमारे पास क्या आना चाहिए 2 थीटा आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन है, तो ये आ जाएगा 2 कोस 2 थीटा। अब ध्यान से देखो 2 सभी टर्म्स में है तो कैंसिल कर देते हैं इनको, ठीक है, यहीं पर ही कर देते हैं कैंसिल। तो अब ध्यान से देखो ऊपर क्या टर्म्स बचते हैं, साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज कर लेंगे और इसको थोड़ा सिंगल टर्म में फाइंड आउट करेंगे क्या आएगा, और उसमें कैंसिलेशन के चांसेस होंगे क्योंकि एंगल दोनों का सेम ही है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा हमारा, देखो ध्यान से, यहाँ पर साइन 2 थीटा है माइनस साइन थीटा है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो हम क्या लगा सकते हैं, साइन ए माइनस साइन बी, और जब माइनस लगता है तो कोस पहले आता है, तो 2 कोस, है ना, ऐड होगा एंगल, तो ये बन जाएगा 3 थीटा बाई 2, है ना, एक में थीटा एक में 2 थीटा है, और एक में आएगा साइन, है ना, तो डिफरेंस होगा, तो 2 थीटा माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा थीटा बाई 2। क्लियर है, ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए क्योंकि हर जगह ये यूज होता ही रहता है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है लेकिन ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ रही है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देता है ऑफ कोर्स क्वेश्चन का। तो कोस 2 थीटा और कोस थीटा बीच में माइनस है, तो जब कोस ए माइनस कोस भी आता है तो -2 साइन, इस तरीके से स्टार्ट करते हैं, तो -2 साइन ऐड होंगे तो 3 थीटा बाई 2 बनेगा, और इसमें दोनों ही साइन आते हैं तो यहां पर बन जाएगा साइन थीटा बाई 2। क्लियर है, तो यहां से साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस ऑफ कोट थीटा बाई 2, ठीक है। तो बस इतना ही आपको करना था। अब क्या करना है, सिंगल डेरिवेटिव हमारे पास आ गया है, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन करना होगा dy बाई डी एक्स का। तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, मैंने बताया था स्टेप बाय स्टेप आप सोचोगे तो ऐसे ही लिखोगे, है ना, कि dy बाई डी एक्स का एक बार और x के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, और dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स हमारे पास कितना आया है, माइनस कॉट 3 थीटा बाई 2, ठीक है। तो बस आगे बढ़ जाते हैं, और यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, देखो इसका डेरिवेटिव, तो कोट का डेरिवेटिव तो क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस एक ऑलरेडी है तो हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर, है ना, और जो भी थीटा एंगल वो। अब फिर हम एंगल का भी करेंगे, तो 3 थीटा बाई 2 है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 बाई 2, तो यह आ जाएगा 3 बाई 2। अब लेकिन यहां पर ध्यान से देखो, जब हम थीटा का करेंगे और किसके रेस्पेक्ट में हम फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वो आएगा हमारे पास डी थीटा बाई डी एक्स। और मैंने बताया था कि ये वाला टर्म भूल मत जाना, ये वाला टर्म अगर आप भूल गए तो आंसर आपका रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम पैरामीट्रिक फॉर्म सोल्व करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं, एक्स और वाई अगर पैरामीटर में दिया हुआ है तो हमेशा ही हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव पैरामीटर में आएगा, और वहां पर जब हम उसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे अगेन, तो वहां पर डी थीटा बाई डी एक्स एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा की वैल्यू आप कहां से फाइंड आउट करोगे, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें डी एक्स बाई डी थीटा ऑलरेडी पता होता है, बस इसी को हम एक डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे क्योंकि रिवर्स में है ना, डी थीटा बाई डी एक्स और ये डी एक्स बाई डी थीटा, तो बस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आपको क्या करना है 3 बाई 2, ऊपर तो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर 3 थीटा बाई 2, और नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा ये वाला टर्म 2 कोस
थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। ठीक है, ये वाला टर्म ये है। तो बस यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर दो आप, क्योंकि हमें थीटा इक्वल्स टू पाई पे फाइंड आउट करना था सेकंड डेरिवेटिव। तो d2y/dx² एट थीटा इक्वल्स टू पाई कितना हो जाएगा, देखो 3/2। मैं डायरेक्टली पुट कर दूं क्या वैल्यूज, तो यहाँ पर पाई अगर पुट करेंगे तो 3 θ/2, ठीक है, और कोसेक 3 θ/2 कितना होगा -1, लेकिन उसका स्क्वायर है, सॉरी 3π/2 पे कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो वहां पर लेकिन हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा फाइनली 1 ऊपर, और नीचे कितना बनेगा, थीटा की जगह पाई रखेंगे तो ये बन जाएगा कोस पाई मीन्स -1, और 2 मल्टीप्लाइड है तो -2, और यहाँ पर ऑलरेडी -2 cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा मीन्स cos 2 पाई विच इज 1, और यहाँ पर ऑलरेडी -2 है। ठीक है, तो यहाँ से देखो -2 कितना हो जाएगा हमारे पास -4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3/2 है -4, तो ये आ जाएगा -3/8। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि पैरामीट्रिक फॉर्म हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा है, तो जब हम cos a माइनस cos b करते हैं तो वहां पर माइनस साइन थीटा से स्टार्ट होता है ना, तो ये हो जाएगा -2 साइन, दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो 3 θ/2 बनेगा। ठीक है, अब साइन के अंदर आएगा a माइनस b, ठीक है, तो a माइनस बी मीन्स थीटा -2 थीटा, तो बन जाएगा -θ, और उसको डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, तो देखो साइन -θ/2, तो ये टर्म कितना हो जाएगा -sin θ/2, और एक माइनस ऑलरेडी है तो ये माइनस एडजस्ट हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, और ऊपर sin θ/2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ये कैंसिल और ये भी प्लस। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना बनेगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा cot 3 θ/2। ठीक है, तो बस हमारे पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव मींस डबल डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, मैंने बताया था स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो d2y/dx² ये होगा d/dx ऑफ dy/dx। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं d/dx ऑफ dy/dx हमारा कितना है cot θ/2, तो इसको लिख सकते हैं सिंपली cot θ/2। ठीक है, तो यहां से अब ध्यान से देखो d2y/dx² कितना बनेगा, तो इसका अब हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो कोट का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस कोसेक स्क्वायर θ/2। ठीक है, और फिर एंगल का भी करेंगे क्योंकि वो भी सिंपल थीटा नहीं है, वो 3 θ/2 है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना बन जाएगा 3/2। ठीक है, अब जो खास बात है, सबसे ज्यादा अच्छी बात है जो ध्यान रखनी है आपको, जब हम x और y इन टर्म्स ऑफ थीटा सोल्व कर रहे हैं या इन टर्म्स ऑफ t इन जनरल सोल्व कर रहे हैं, तो वहां पर हम पैरामीट्रिक फॉर्म सोल्व कर रहे होते हैं। अब पैरामीटर में जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हमारे पास हमेशा पैरामीटर के फॉर्म में आएगा, यहाँ पर थीटा के फॉर्म में आ रहा है एंगल, है ना, तो यहाँ पर हमें जब हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं उसका, तो x के रेस्पेक्ट में करना है, दैट मीन्स उस थीटा का भी हमें डेरिवेटिव करना होगा, मीन्स वो आएगा थीटा का डेरिवेटिव dθ/dx। अब जो ये वाला टर्म है ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी इसको कैलकुलेट करते ही हो इन द प्रोसेस। मैंने बताया था कि dx/dθ जो लिखा हुआ है उसको आप अगर डिनोमिनेटर में लिख दो, है ना, 1/this, तो वही हो जाएगा आपका dθ/dx, है ना, रेसिप्रोकली एक दूसरे के। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मीन्स dy/dx, ये dx/dy आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहां से हमारे पास वैल्यूज क्या क्या बनेगी, देखो -3/2 कोसेक स्क्वायर 3 θ/2 इंटू dθ/dx, तो यहां पर है dx/dθ, तो 1 में लिख देंगे इसको। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हमने किया भी था पैरामीट्रिक फॉर्म जब हम सीख रहे थे, है ना। तो यहां पर अब फाइंड आउट करना है इसको थीटा इक्वल्स टू पाई पे, तो थीटा इक्वल्स टू पाई पे अगर फाइंड आउट करना है तो बहुत ही इजीली हो जाएगा, बस थीटा की जगह आपको पाई लिख देना है। तो देखो -3/2 कोसेक स्क्वायर यह आ जाएगा 3π/2, ठीक है, इंटू 1 ये आ जाएगा 2 cos पाई माइनस cos
2 पाई। ठीक है, बस इतना ही काम करना होगा, ये तो कर ही सकते हो, जहां पे भी थीटा है वहां पर पाई पुट कर दो, और बस यहाँ पर ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक 3 पाई/2 पे तो हमें पता है -1 होता है, लेकिन स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3/2, है ना, 1, और डिवाइड में क्या आएगा देखो, 2 cos पाई -1, तो ये आ जाएगा -2, और यहाँ पर cos 2 पाई, तो ये कितना आएगा 0, लेकिन एक 2 और भी है ना, सॉरी cos 2 पाई कितना आएगा 1 आएगा सिंपल, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी एक -2 ऑलरेडी है, तो इसलिए हमारे पास ये जो सेकंड टर्म है ये भी कितना आ जाएगा -2। ठीक है, तो देखो नीचे -4 -3/2, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3/8। अब ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो 3/8 हमारा आंसर आया है सेकंड डबल डेरिवेटिव, ये किसी भी ऑप्शन से मैच ही नहीं करता है। ठीक है, ये वही ओरिजिनल ऑप्शन है जो हमारे जेईई मेंस में आए थे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा जो आंसर है वो किसी ऑप्शन से मैच ही ना कर रहा हो, तो उस केस में क्या होता है, सभी को फुल मार्क्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, भले ही किसी ने वो रॉन्ग सेलेक्ट किया है, इनफैक्ट यहाँ पर सारे ही ऑप्शन रॉन्ग ही है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी सिलेक्शन वाली बात नहीं है। कभी कभी अगर आपका सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन ड्यू टू सम प्रॉब्लम वहां पर 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाए, ठीक है, क्योंकि सिंगल ऑप्शन करेक्ट है तो आप एक ही मार्क कर सकते हो, तो 2 ऑप्शन अगर करेक्ट हो जाते हैं तो वहां पर भी आपको फुल मार्क्स उसके मिल जाते हैं, भले ही आपने उस केस में भी रॉन्ग करेक्ट किया हो। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक भी हमारे पास करेक्ट आंसर है ही नहीं, तो मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट अगर हो जाए इन केस ऑफ सिंगल ऑप्शन करेक्ट, तो वहां पर भी आपको फुल मार्क्स मिलता है। ठीक है, इन जनरल तो यहाँ पर 3/8 आपका आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में करेक्ट कोई भी नहीं है, तो इसको ऐसे ही रखो। लेकिन सीखने को तो बहुत कुछ मिला, पैरामीट्रिक है ना, डिफरेंशिएशन हमने सीखा, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंगल ऑप्शन करेक्ट है। बोला गया है फॉर ईच t बिलोंग्स टू r लेट t, है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन है, तो वही लिखा हुआ है कि दिस शुड बी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू t। ठीक है, तो ये लाइन अगर नहीं भी दी होती तो भी हम इसको मान लेते कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लेकिन क्वेश्चन में मोस्टली दिया हुआ रहना चाहिए, है ना, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि इन जनरल भी हम ये वाला ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। अब देखो बोला गया है इस फंक्शन का आपको लिमिट फाइंड आउट करना है एट x टेंडिंग टू 1+, और 1+ का मीनिंग मैंने बताया था कि वहां पर हम बात कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट की, है ना, जब हम राइट साइड से 1 की तरफ आ रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट या RHL हम कैसे सोल्व करते हैं, वहां पर हम 1+ h x की जगह फंक्शन में पुट कर देते हैं। अगर मैं इसको ना fx मान लूं, तो हमें बेसिकली अगर RHL फाइंड आउट करना है, क्योंकि x टेंडिंग टू 1+ गिवन है ना, दैट मीन्स ये RHL की बात कर रहा है। ठीक है, अगर 1- लिखा रहता तो LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा होता, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, लिमिट f x टेंड्स टू 1+ है। ठीक है, यही हमारी क्या होगी RHL एट x इक्वल टू 1, और इसी को हम कैसे और लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं दैट लिमिट है ना h टेंड्स टू 1 पे है ना, तो ये हो जाएगा h टेंड्स टू 0 x टेंड टू 1+, तो इसको लिखेंगे फंक्शन में 1+ h आप पुट कर दो। ठीक है, तो जहां पर भी x मिलेगा वहां पर 1+ h पुट कर दो, या फिर इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे कि x टेंड्स टू 1+ है, तो x को हम ऐसे मान सकते हैं ना 1+ h, तो 1+ है मीन्स 1 से थोड़ी बड़ी क्वांटिटी है, तो 1+ h, और जैसे जैसे x हमारा 1 टेंडिंग टू 1+ को होगा तो h टेंडिंग टू 0 को होगा। ठीक है, तो h एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, और जैसे जैसे h 0 की तरफ जाएगा तो x हमारा 1 की तरफ जाएगा राइट हैंड लिमिट से। तो ये आइडियाज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो फंक्शन है उसमें हमें 1+ h पुट कर देना है, तो देखो ध्यान से क्या क्या होगा। तो नीचे अगर मैं बात करूं, नीचे लिखना आसान है, यहाँ पर है मोड के अंदर 1 - x, तो 1 - x की जगह क्या पुट करना है 1+ h, तो माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 1 - h मोड के अंदर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी 1 - x लिखा हुआ है, तो यही सेम अंदर भी आ जाएगा 1 - h, है ना। और न्यूमरेटर में क्या आएगा, देखो
ये ब्रैकेट के अंदर है ना, ये वाली क्वांटिटी साइन अलग है, तो एक ब्रैकेट में 1 माइनस मोड एक्स, तो 1 माइनस मोड के अंदर आ जाएगा 1 प्लस एच, ठीक है, और प्लस के साथ साइन 1 माइनस एक्स है, प्लस साइन, और वो भी मोड के अंदर है, तो ये क्या है 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ब्रैकेट के अंदर। अब साइन पाई बाई 2 के साथ लिखा हुआ है ना, मल्टीप्लाई में है, तो साइन पाई बाई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 माइनस एक्स है, जैसे नीचे लिखा हुआ है, तो 1 माइनस एच है ना। इसको अब सोल्व करना है, ये काफी आसान है अब सोल्व करना, क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटीज हमें पता ही है क्या हो जाने वाली है। अगर आप ध्यान से देखो, पहले न्यूमरेटर देख लेते हैं, तो ध्यान से देखो, तो ये तो 1 ही रहेगा, माइनस 1 प्लस एच, 1 प्लस एच का मतलब है 1 से थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी, मीन्स पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मोड हम एज इट इज हटा सकते हैं ना, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो माइनस साइन के साथ हटेगा बाहर से, तो 1 माइनस एच यहां पर बन जाएगा, ठीक है, प्लस साइन, अब देखो 1 माइनस 1, तो ये तो 1 से 1 कैंसिल, और माइनस एच और उस पे मोड, ठीक है, तो एच हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि एच पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, तो माइनस एच हमारा नेगेटिव होगा, लेकिन मोड लगा हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे सिंपली साइन एच, ठीक है, मोड हटाने के बाद, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। अब यहां पर क्या है, देखो साइन अंदर है पाई बाई 2, अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमारे पास 1 माइनस एच लिखा हुआ है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बनेगा माइनस एच, ठीक है। अब इसके लिए हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, फर्स्ट लेक्चर में ही हमने ये सब मोड और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पे क्वेश्चंस किए थे। तो अगर ध्यान से देखो h कितना है, टेंडिंग टू 0 है, मीन्स कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी लाइक 0.001, और वहां पर माइनस लगा हुआ है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसको क्या बना देगा, आपका -1 बना देगा, ठीक है, ये ध्यान रखो। अगर जैसे माइनस 0.2 है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, तो ये आएगा -2, अगर -1.2 है मीन्स प्रीवियस इंटीजर हमें मिलता है नंबर लाइन पे, ठीक है, तो ये मिल जाएगा हमें -2, क्लियर है। तो यहां पर पाई बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा -1, तो -1 हम यहां पर लगा देंगे, या फिर माइनस यहीं से लगा देंगे, ठीक है। 1 माइनस 1, तो ये तो कैंसिल, माइनस एच पे मोड है, तो ये बचेगा सिंपल एच, और यहां पर देखो 1 माइनस 1 कैंसिल, क्योंकि ये तो वही है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये तो -1 ही आएगा, तो इसमें हम यहां पर माइनस लगा देंगे, ठीक है। यहां से देखो 1 से 1 कैंसिल, माइनस एच है प्लस साइन एच है, और साइन माइनस पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 2, और माइनस साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी 1, ठीक है, तो ये हमें कितना देगा -1 के इक्वल, ठीक है। तो देखते हैं कितनी वैल्यू फाइनली जनरेट हो रही है। नीचे तो हमारा -h बन रहा है, और ये -1 हम आगे लिख लेते हैं, ठीक है, तो -1 इनफैक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दो, या फिर यहां से कैंसिल कर दो, ठीक है, तो ये माइनस में बाहर ही रख लेता हूं, -h प्लस साइन h, ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 है ना, h से डिवाइड करेंगे अंदर, तो ये बन जाएगा आपके पास -h है अंदर, है ना, और बाहर यहाँ पर जो नीचे है वो क्या है +h है, क्योंकि माइनस से माइनस हम कैंसिल कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये बन जाएगा आपके पास -1, और आगे बनेगा साइन h बाई h, ठीक है, क्योंकि h इसके भी नीचे जाएगा, इसके भी नीचे। अभी जो साइन h बाई h है ये क्या बनेगा, क्योंकि h टेंडिंग टू 0 है, तो इस टर्म की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 के इक्वल, इस टर्म की वैल्यू, है ना, क्योंकि याद करो स्टैंडर्ड लिमिट साइन x बाई x वाला टर्म है ना, तो यहां से 1 और यहाँ पर -1, तो ये वाला वैल्यू कितना बन जाएगा सिंपली 0 के इक्वल, ठीक है। तो 0 हमारा आंसर होगा, एग्जिस्ट एंड इक्वल्स टू 0, तो 0 इस लिमिट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बोला गया है कि ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट है। बोला गया है साइन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स, है ना, 2 × 3 की पावर x अपॉन 1 + 9 की पावर x। तो यहाँ पर कुछ आपको रिदम दिख रही है, क्योंकि ये साइन इनवर्स के अंदर है, तो कुछ तो इसको एज्यूम करके हमारे पास कुछ क्वांटिटी बननी चाहिए। तो ध्यान से देखो, हमें याद था
कि भाई जो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है उसको हम लिख सकते हैं sin 2 थीटा, ठीक है। और यहाँ पर साइन इनवर्स ऑलरेडी है तो sin 2 थीटा लिखा रहेगा तो फाइनली आंसर 2 थीटा आ जाएगा। आपको ये याद होना चाहिए दैट sin 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। हाँ, आपको ये याद होगा कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, है ना। ये तो याद रहता ही है बच्चों को, लेकिन ये वाला भी याद होना चाहिए, ये काफी ज्यादा जरूरी है ना। क्वेश्चंस में काम आ जाता है, जैसे यहाँ पर काम आ गया है। तो क्या करना होगा, 3 की पावर x को हमें मानना होगा tan थीटा, ठीक है। देखते हैं फिर, ये बन जाएगा हमारे पास fx इक्वल टू साइन इनवर्स 3 की पावर x को लिख देंगे tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस, क्योंकि ये 9 की पावर x है ना तो उसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2x या 3 की पावर x की होल पावर 2। तो 3 की पावर x को हमने बोला है tan थीटा, तो उसकी पावर 2 को हम बोल देंगे tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वही तो एंटिटी लिखी हुई है तो यह आ जाएगा sin 2 थीटा, और यहां से हम लिख देंगे इसको 2 थीटा। और थीटा कितना है, थीटा है हमारे पास यहां से सोल्व करके tan इनवर्स 3 की पावर x, ठीक है। तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है चैप्टर, उसको आप जरूर अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि वहां पर इस तरह के सब्स्टिट्यूशन, इस तरह के काम बार बार करने ही हो गया। स्पेशली अगर हम कैलकुलस की बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सब जगह ये यूज होने वाला है इस तरीके से, ठीक है। तो 2 थीटा मीन्स थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3 की पावर x, ठीक है। यही है हमारे पास fx। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, f डैश एट -1/2। तो पहले तो f डैश ही कैलकुलेट कर लो, मीन्स डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो इस फंक्शन का। तो f डैश x कितना आ जाएगा, देखो इसको वो भी लिख सकते हैं df/dx, है ना। जैसे y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x में लिखते हैं हम dy/dx, वैसे ही आप इसको df/dx भी लिख सकते हो। f डैश x थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट रहता है लिखना, है ना। तो 2 tan इनवर्स 3 की पावर x, तो tan इनवर्स समथिंग का जो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का वो क्या है, सिंपली 2/1 प्लस जो भी अंदर लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर x लिखा हुआ है, ना कि 3x। तो 3 की पावर x का स्क्वायर, है ना। आपने याद किया होगा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर वो क्वांटिटी कितनी है, 3x है, 3 की पावर x ना कि x। लेकिन अब जो क्वांटिटी है फंक्शन के अंदर, फंक्शन उसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा। तो 3x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 3x का डिफरेंशिएशन आप वैसे जनरली जो हम बोलते हैं कि भाई x की पावर n का, वो वाला डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। इसमें करना होगा हमें कांस्टेंट a की पावर x वाला डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो उसमें क्या करते थे हम, उसमें करते थे कि जो कांस्टेंट है जिसका फाइंड आउट करना है उसको तो एज इट इज लिख दो, और जो भी लिखा हुआ है उसको ln के साथ लिख दो बेस में, है ना। बेस जो भी लिखा हुआ है 3 है ना, तो ln 3 हमारे पास अलग से आ जाएगा। अब बस इसी को सोल्व करना है एट, है ना, -1/2 पे। तो देखो क्या क्या वैल्यूज बनेगी, 2 अपॉन यहां पर बन जाएगा 1 प्लस, है ना, 3 की पावर -1/2। तो 3 की पावर -1/2 मीन्स 1/√3 और उसका स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा 1/3 इंटू 3 की पावर x, यह मीन्स 3 की पावर -1/2, है ना, 2, तो यह आ जाएगा 1/√3। और ln 3 तो हम एज इट इज लिख ही सकते हैं क्योंकि वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है। देखो सोल्व करके जल्दी जल्दी, तो 3 + 1 तो ये हो जाएगा 4/3, तो 3 ऊपर जाएगा, 2 × 3 बनेगा, और नीचे क्या बन जाएगा 4 × 1/√3 इंटू ln 3, है ना। इस तरह का ऑप्शन आप देख लो, नहीं सेट हो रहा है अभी, लेकिन हमें इतना तो पता है ln 3 तो सेट हो रहा है ना, कुछ कुछ ln 3 से रिलेटेड है। ln 3 मीन्स log 3, एक ही बात है। अब यहाँ पर देखो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2, और ये जो 3 है √3 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा √3 इंटू 1/2 और ln 3, ठीक है। तो √3 ln 3 हमारे पास कहीं है क्या, √3 ln 3 है, लेकिन ये 1/√2 भी तो हमें कहीं पे मैनेज करना है।
तो हमें पता है कि log में अगर जो टर्म लिखा हुआ है उसकी पावर कुछ है तो वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, और अगर मल्टीप्लाई में है तो वो पावर में आ जाता है। इसी वजह से हम लिख सकते हैं √3 ln 3, और 3 की पावर में ये चली जाएगी 1/2, ठीक है। और √3 ln 3 की पावर 1/2 को भी हम क्या लिख सकते हैं, √3। तो √3 ln √3 या √3 log √3, तो हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा सीखा है वो सीखा है कि भाई ये बात ध्यान रखना कि अब फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना ही होगा अलग से, ठीक है। तो हम ऐसे सीखते हैं एक्चुअली a की पावर x, तो इसको सीखते हैं a की पावर x ln a, तो वही हमें यहाँ पर यूज करना था। जनरली ये वाला डिफरेंशिएशन हम जनरली भूल जाते हैं, बट उसको भी आप अगर भूल भी गए हैं तो y = a की पावर x लिखकर ln a का डिफरेंशिएशन कर सकते हो, सेम फॉर्मूला बनने वाला है, ठीक है। अदरवाइज आपको डायरेक्टली याद भी होना चाहिए, और अगर भूल गए तो बेसिक पे चले जाओ, ठीक है। बट वहां पर फिर टाइम खराब हो जाता है, तो इसीलिए प्रैक्टिस इतना करो कि चीजें जो बेसिक चीजें हैं वो नहीं भूलो, और क्वेश्चन जब सोल्व कर रहे हो एग्जाम में तो वहां पर वो डायरेक्टली आप यूज कर सको, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जेईई मेन 2018 में पूछा गया, सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, आसान ही होगा। बोला गया है इफ fx इक्वल्स टू दिस डिटरमिनेंट देन लिमिट ऑफ f-x डिवाइड बाय x। तो यहां पर हमें इस डिटरमिनेंट का है ना डिफरेंशिएशन करना होगा, उसको x से डिवाइड करना होगा, और जो भी वो फंक्शन फाइनली बनेगा उसका हमें लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारा पहला टास्क क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएशन का। तो ये जो हमारे पास डिटरमिनेंट है इसका डिफरेंशिएशन करना हम सीख चुके हैं डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में, ठीक है। तो मैंने वहां पर आपको क्लियर किया था कि कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो जो हमने डिफरेंशिएशन यहाँ पर सीखा है, मैंने इस डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन नहीं बताया है, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको पढ़ चुके हैं, जो कि क्लास 12 में हमने है ना टॉपिक था डिटरमिनेंट, उसमें सीखा था। तो अभी भी मैं आइडिया दे देता हूं, बहुत ही आसान है। तो जब भी आप कोई भी डिटरमिनेंट देखते हो, जैसे यहाँ पर 3/3 का है ये डिटरमिनेंट, तो इसमें आपको क्या करना है, या तो रो बाय रो जाना है या फिर कॉलम बाय कॉलम जाना है डिफरेंशिएट करते हुए, है ना। तो मैं अगर इसको कॉलम बाय कॉलम डिफरेंशिएशन करूं, कॉलम बाय कॉलम डिफरेंशिएशन, ठीक है, किसी भी तरीके से जा सकते हो, सेम आंसर आने वाला है आपका। तो कैसे करेंगे, पहले हम फर्स्ट कॉलम का करेंगे, बाकी को एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। तो अगर ये f(x) है तो इसका f'(x) मींस इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम का करो तो cos x है तो यहां पर आ जाएगा -sin x, और 2sin x है तो ये आ जाएगा 2 cos x, और यहां पर tan x है तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। और जो बाकी के कॉलम्स है उनको एज इट इज हम रहने देंगे, तो x स्क्वायर और x, और यहां पर है 1 2x और 1, ठीक है। तो ये हमने कर दिया फर्स्ट कॉलम का डिफरेंशिएशन। काम हमारा अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट को एज इट इज रहने देंगे, थर्ड को भी एज इट इज रहने देंगे, सिर्फ सेकंड का करेंगे, ठीक है। तो वो लिखेंगे हम प्लस साइन के साथ। तो इसमें आ जाएगा, देखो क्या, यहां पर एज इट इज रहने देंगे cos 2sin x, और ये हो जाएगा tan x, ठीक है। और यहां पर x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1x स्क्वायर का आएगा 2x, और यहां पर x का आ जाएगा 1, और जो थर्ड कॉलम है उसको भी हम एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। अभी भी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अब क्या करेंगे, हम थर्ड कॉलम का करेंगे और फर्स्ट और सेकंड को हम एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो ये तो हमारा cos x 2 sin x और tan x एज इट इज रहेगा फर्स्ट कॉलम, और सेकंड कॉलम भी x स्क्वायर और x हमारा एज इट इज रहेगा, और यहां पर थर्ड कॉलम का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, और ये 0 है ना। तो ये आ जाएगा 0 2 और 0, ठीक है। अब ये हुआ हमारा f'(x). अभी हमारे पास f'(x) जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है सिर्फ वही आया है। तो यहां पर देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, 0 हो रहा है क्या, तो यहां पर देखो ये वाला टर्म हमारा 1 2 है ना, 1 2x और 1 1 2x और 1 मीन्स सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम हमारे आइडेंटिकल हो गए हैं। दैट मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0, ठीक है। तो हमने सीखा था डिटरमिनेंट में कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर हमारे आइडेंटिकल आ जाए, सेम आ जाए, तो उसका वैल्यू हो जाता है 0,
ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ ये दो डिटर्मिनेंट्स बचते हैं। अब इसमें देखो डिवाइड बाय एक्स है, दैट मींस इस टर्म को हमें एक्स से डिवाइड करना होगा, या फिर मैं ऐसा कहूं कि इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को भी हमें एक्स से डिवाइड करना होगा। ठीक है, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट में से एक्स कॉमन ले ले, है ना, डिटर्मिनेंट में से एक्स कॉमन ले ले, फिर वो जो एक्स कॉमन आया दोनों डिटर्मिनेंट्स में से उस कॉमन एक्स से हम डिवाइड कर देंगे इधर, तो एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एक्स ही मिलने वाला है हमें। ठीक है, तो मैं लिख के बताता हूं आपको। तो यहां पर देखो, जब भी हम डिटर्मिनेंट में से कॉमन वैल्यू लेते हैं तो क्या मिलता है हमें मिलेगा, है ना, किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो में से एक्स को एलिमिनेट करते हुए करना है हमें काम। ठीक है, जैसे यहाँ पर कॉलम 2 है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स है, तो यहां से मैं एक्स इजिली कॉमन ले सकता हूं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स, और जो बाकी के सारे टर्म्स है वो एज इट इज हम रहने देंगे। ये बन जाएगा कितना 1x और 1, और यहां पर आ जाएगा एज इट इज, है ना, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो जब भी हम डिटर्मिनेंट में से कुछ कॉमन लेते हैं तो वो हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट आपको डेफिनेटली देखना चाहिए अगर आपने नहीं देखा है अभी तक। ठीक है, सारे की सारी प्रॉपर्टीज है, बहुत ही बेसिक काम है जो हम कर रहे हैं अभी। डिटर्मिनेंट्स अगर आपको आता है तो यहां पर भी हम x कॉमन ले लेंगे, सेकेंड कॉलम से हम कॉमन ले लेंगे x। ठीक है, तो ये बन जाएगा cos x 2 sin x और tan x, और यहां पर आ जाएगा ये बन जाएगा हमारे पास 1x और 1 और 0 2 और 0। ठीक है, तो ये जो x कॉमन लिया है ये क्या लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, f डैश x। ठीक है, तो थोड़ा स्पेस कम है तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, वो जो x कॉमन लिया है वो यहां से मैं कॉमन लेके कंप्लीटली इधर डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, उस x जो मल्टीप्लाई में है उससे मैंने डिवाइड कर दिया, तो यही हमें मिल गया है। ठीक है, अब ये मिल गया है तो इस पे लिमिट भी लगा दो, है कि नहीं, तो यहीं पे मैं लिमिट लगा देता हूं, लिमिट हो जाएगा x टेंडिंग टू 0, और ये बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि लेफ्ट हैंड में लिमिट लगाई है लेफ्ट साइड में, तो हमें राइट साइड में भी लिमिट लगानी होगी x टेंडिंग टू 0। दैट मींस इन डिटर्मिनेंट में हमें x इक्वल टू 0 पुट करके आंसर निकालना है, वही हमारा यहां से आंसर होगा। ठीक है, तो इन दोनों में अगर हम x इक्वल टू 0 पुट कर दे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, मैं इधर पे लिख देता हूं, है ना, उनको सोल्व करके इधर पे जो x इक्वल टू 0 पुट करने पे बनने वाला है। तो ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इसमें देखो, ये बन जाएगा साइन 0 0, यहां पर बन जाएगा 2 और ये भी बन जाएगा 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 2 और 1, और ये तो हमारे पास 1 0 1 है, और यहां पर भी x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1 0 1 बन जाएगा। ठीक है, अब प्लस, अब यहां पर भी x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, क्योंकि ये जो लिमिट लगी हुई है ये पूरे के पूरे दोनों के डिटर्मिनेंट पे लगी हुई है। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पुट करना है, देखो यहाँ पर क्या बनेगा, ये 1 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा साइन 0, और ये भी 0, तो ये आ जाएगा 1 0 और 0। ठीक है, और यहाँ पर भी 1 0 1, और ये बन जाएगा, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है एक्चुअली, है ना, 0 2 0। तो अब इसमें भी देखो जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा है, यहां पर अगर आप फर्स्ट डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो 1 0 1 1 0 1 मींस सेकंड और थर्ड कॉलम अगेन आइडेंटिकल हो गए, दैट मींस इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो हमें जो क्वेश्चन सोल्व करना था वो एक्चुअली में यही सोल्व करना है फाइनली। तो इसका वैल्यू कितना बन जाएगा, देखो यहाँ पर 1 0 0 है, तो इसी फर्स्ट कॉलम के अराउंड हम एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 इंटू 0 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, तो -2। तो यहां पर ये डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन का, लिमिट का भी है इनफैक्ट, है ना, तो आपको ये आना चाहिए डिटर्मिनेंट अच्छे से, तभी आप जेई लेवल पे सोच पाओगे, है ना। अगर दोनों कॉन्सेप्ट को अगर आप कंबाइन करते हो बहुत ही इजीली ये क्वेश्चन बन जाता है। -2 इसका आंसर होगा, है ना, एग्जिस्ट एंड इक्वल टू -2। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ने के कारण सोच पा रहे हैं कि, है ना, लिमिट और डिफरेंशिएशन तो डिफिकल्ट है, तो ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी बताया है कई बार कि आपको क्या करना होगा, आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री और आपका फंक्शन, है ना, और जो भी बेसिक चीजें हैं, लॉगरिथम, वो आने चाहिए अच्छे से, तभी आप, है ना, इंटीग्रेट करके टॉपिक्स
जो बनते हैं, उन पे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज प्रॉब्लम आती है। मान लो डिफरेंशिएशन आता है लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा यूज होती है डिफरेंशिएशन में, इनफैक्ट कैलकुलस में, तो वहां पर प्रॉब्लम आने वाली है। अदरवाइज अगर आप अच्छे से सीखते रहते हो, ठीक है, हमारे साथ फ्लो में बने रहते हो, तो बहुत आसानी से ये सब हो जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पर बोला गया है इफ yx इक्वल्स टू x की पावर x की होल पावर x देन d2x बाई dy स्क्वायर प्लस 20 एट x इक्वल्स टू 1 कितना होगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बोला गया है d2x बाई dy स्क्वायर। जनरली हम d2y बाई dx स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो यहां पर भी बेसिक प्रिंसिपल लगेगा, ठीक है, जो हम अभी तक सीखते हुए आए हैं। तो सबसे पहले तो हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा, सिंपली dy बाई dx, और फिर उसकी हेल्प से d2x बाई dy स्क्वायर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो y हमारे पास जो लिखा हुआ है वो कितना है, देखो x की पावर x की होल पावर x, तो मल्टीप्लाई होगी पावर्स, तो जो x और x है पावर में है ना दोनों के, वो मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास x स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे लॉग ले लेते हैं, तो लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लॉग y इक्वल्स टू लॉग x की पावर x स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो x स्क्वायर है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और अंदर बचेगा log x और इधर पे हमारा log y। ठीक है, तो ध्यान से देख लो आप, क्योंकि जब हमने डिफरेंशिएशन किया था कि भाई जब इस तरीके से पावर में लिखा हो, दोनों के दोनों फंक्शन हो, तो हमने देखा था कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से वो थोड़ा इजीली सोल्व हो जाता है और फिर वहां पर हम डिफरेंशिएशन करें तो आंसर हमारे आ जाता है आसानी से। तो यहां पर देखो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई वाई और इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, log x को एज इट इज रहने देंगे, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, है ना। प्रोडक्ट रूल लगा दिया है, एक्स स्क्वायर और log x दो हमारी अलग अलग एंटिटी है, उनमें प्रोडक्ट रूल पहले एक्स स्क्वायर का किया, फिर log x एज इट इज, फिर log x का किया तो एक्स स्क्वायर एज इट इज। तो अब ये जो 1 बाई वाई है, y उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और y क्या है हमारे पास, ये वाला ही टर्म है। ठीक है, तो इसी को मल्टीप्लाई करके मैं क्या लिख देता हूं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, उधर जाएगा तो ये बन जाएगा x की पावर x स्क्वायर और अंदर क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा हमारे पास 2x log x प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स एक्स। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका dx बाई dy फाइंड आउट करना है। वो बहुत ही आसान है, हमने बताया था कि हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का। तो इसका जो dx बाई dy है वो हम क्या लिख सकते हैं, बस इसमें पावर -1 लगा दो, क्योंकि रेसिप्रोकल कर रहे हैं ना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो या तो 1 अपॉन में लिख दो ये क्वांटिटी या फिर पावर के साथ लिख दो। तो क्या लिखेंगे, x की पावर x स्क्वायर, है ना, और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास 2x log x प्लस x। ठीक है, तो इसकी पावर आ गई क्या, -1। क्लियर है। अभी तक मैंने, चलो ठीक है, ये तो नहीं बताया कि कैसे करेंगे, है ना, d2x बाई डी वाई स्क्वायर, आई थिंक मैंने ऐसे डिस्कस नहीं किया था कॉन्सेप्ट वीडियो में। तो यहां पर अब सिंपली dx बाई डी वाई है ना, ये ऐसा फील हो रहा है कि हम x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं ना, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो यहां पर अगर आपको d2x बाई डी वाई स्क्वायर करना है तो आपको d बाई डी वाई ऑफ दिस dx बाई डी वाई करना होगा, है ना। ये तो मैंने बताया था कि अगर आपको सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव का आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा। तो dx बाई डी वाई का हमने d विद रेस्पेक्ट टू y हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। दैट मीन्स अगर हमें ये चाहिए d2x बाई डी वाई स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन हमें करना होगा y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, लेकिन यहां पर तो y अवेलेबल भी नहीं है। तो जब हम किसी नए वेरिएबल का y के रेस्पेक्ट में जैसे कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हम उसमें करते जाएंगे डिफरेंशिएशन, बाद में लिख देंगे कि भाई मल्टीप्लाई में है dx बाई डी वाई, क्योंकि हम अल्टीमेटली y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन होगा इस टर्म का, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर है और अंदर है 2x log x प्लस x और इसकी पावर में है -1। ठीक है, तो ये हमें एक्चुअली अब फाइंड आउट करना है। तो करें क्या, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या सोचना होगा,
अच्छा, यहां पर जो ये -1 है पावर, ये सिर्फ इस टर्म पे नहीं है, ये पूरे के पूरे टर्म पे है ना, तो यहां पर भी पूरे के पूरे टर्म पर आएगी, तो मैं वही लगा देता हूं, ये पूरे के पूरे टर्म पे है ना, जब हमने रेसिप्रोकल किया है dy बाई डी एक्स से dx बाई dy। तो चलिए इसका फाइंड आउट करते हैं। तो जब भी हम इस तरीके से पावर में कुछ लिखा हुआ हो, सबसे पहले पावर का करते हैं डिफरेंशिएशन। तो -1 है पावर में, तो वो आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा पावर में मल्टीप्लाई करके -1 है ना, पावर माइनस मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और यहां पर जो अंदर लिखा हुआ है उसको एज इट इज रहने देंगे और पावर एक कम कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास x की पावर x स्क्वायर 2x log x प्लस x, है ना, यही तो लिखा हुआ था, और एक पावर और कम हो जाएगी, -2 हो जाएगी, जैसे हम जनरली x स्क्वायर का करते हैं, पावर मल्टीप्लाई में और एक पावर कम, ठीक है। तो x स्क्वायर का 2x हो जाता है, तो वैसे ही पावर मल्टीप्लाई में और एक पावर कम कर दी। अब जो अंदर लिखा हुआ है, अब उसका डिफरेंशिएशन भी मल्टीप्लाई में आएगा, तो क्या आएगा देखो ध्यान से, यहां पर हमारे पास जो अंदर लिखा हुआ है उसको हम दो टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एक तो ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, ठीक है। तो इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन x की पावर x स्क्वायर अगर आपको चाहिए, तो वही तो हमने यहां पर x की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया था, याद है कि नहीं। तो उसी का डिफरेंशिएशन हमें अगेन करना पड़ रहा है, क्योंकि जब हमारे पास ये टर्म बना था तो हमने y उधर लेके गए थे ना, तो ये वाला टर्म एक्स्ट्रा आ जाता है ना मल्टीप्लाई में, तो उस टर्म का हमें अगेन डिफरेंशिएशन लिखना होगा। जब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो मल्टीप्लाई में हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, और इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास पता है ऑलरेडी कि ये होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन वहां पर लिखना होगा हमें मल्टीप्लाई में, क्लियर है। तो इसको लिख लेते हैं x की पावर x स्क्वायर 2x log x प्लस x, है ना, x की पावर x स्क्वायर 2x log x प्लस x, ठीक है। तो ये मैंने क्या लिखा, ये इस टर्म का डिफरेंशिएशन लिखा, और जो मल्टीप्लाई में है उसको हम एज इट इज रहने देंगे, एज इट इज, ऐसा का ऐसा ही। तो इसको जो लिखा हुआ है 2x log x प्लस x, इसको हम एज इट इज रहने देंगे प्लस, ठीक है। ध्यान से देखो, ये तो हमने पहले पावर का किया, फिर जो अंदर लिखा हुआ है उसका कर रहे हैं। तो अंदर लिखा हुआ है दो टर्म्स, उनका प्रोडक्ट रूल के हिसाब से ये हमने डिफरेंशिएशन ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, पहले इस टर्म का करेंगे तो वो मैंने एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लाई में जो सेकंड टर्म है उसको एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। अब इस टर्म का करेंगे और इसको एज इट इज रहने देंगे, तो x की पावर x स्क्वायर, ठीक है, तो ये हम एज इट इज रहने देंगे, और दूसरे टर्म का करेंगे तो 2x log x, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, log x का, है ना। अब देखो 2x log x प्लस x, ये भी हमारे पास एक नई कहानी है, इसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना होगा चेन रूल के हिसाब से। कैसे, ये जो मल्टीप्लाई में आएगा ये मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। तो देखो 2x log x है, यहां पर भी x log x चेन रूल के हिसाब से करना होगा हमें, तो हमारे पास ये बन जाएगा 2x अलग और log x अलग, तो 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 बनेगा, है ना, तो ये आ जाएगा 2 log x, और जब हम log x का करेंगे 2x को एज इट इज रहने देंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x आ जाएगा, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 प्लस 2, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा है 2a log x प्लस 2, ये किसका लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन, इसका, प्लस में x है तो वो भी करना होगा, तो +1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बनने वाला है डिफरेंशिएशन इस वाले टर्म का, ठीक है। तो हमारा काम अब हो गया है, लेकिन एक चीज और बची है, एक चीज और क्या बची है कि भाई डिफरेंशिएशन तो हमें किसके रेस्पेक्ट में करना था, y के रेस्पेक्ट में, है ना, जैसे मैंने यहां पर बताया था y के रेस्पेक्ट में, लेकिन अंदर जो वेरिएबल है वो तो x है, तो हमें dx बाई dy भी अलग से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये भी करना होगा हमें। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, d2x डिवाइड बाय, है ना, बाय y स्क्वायर
और किस पॉइंट पे चाहिए, x इक्वल टू 1 पे चाहिए। तो ये क्वांटिटी हमें चाहिए, तो पहले हम d2x बाई डी वाई स्क्वायर एट x इक्वल टू 1 फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर हम उसमें 20 ऐड करके अपना आंसर बता देंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 पे हमें ये वैल्यू क्या मिलने वाली है ये देख लेते हैं। तो देखो x इक्वल टू 1 जब भी हम इस पूरे फंक्शन में है ना पुट करेंगे, अब ध्यान से ये भी देखना है कि जो dx बाई डी वाई हमने मल्टीप्लाई किया वो कहां से आएगा, हमें dx बाई डी वाई वो यहां से आ जाएगा। ठीक है, तो वो टर्म में नहीं लिख रहा हूं, उसको भी हम बाद में कॉर्पोरेट कर लेंगे, है ना, dx बाई डी वाई। तो जब भी हम x इक्वल टू 1 की बात करते हैं तो log x मीन्स log 1 हमारा 0 हो जाएगा। यहां पर भी log है, यहां पर भी log है, यहां पर भी log है, तो वो सभी क्वांटिटीज हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, और बाकी जो सभी चीजें हैं उसको हम एज इट इज रहने देंगे, x की जगह 1 पुट कर देंगे। तो -1 तो है ही बाहर। ठीक है, इस टर्म को देख लेते हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है 1 की पावर 2, तो ये टर्म तो 1 हो गया हमारा, है ना। और ये वाली जो क्वांटिटी है 2 इंटू 1, लेकिन log x, इसके कारण log 1 हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 0, तो यहां पर बनेगा 0 प्लस 1। ठीक है, और पावर में कितने हैं -2 इंटू x है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। यहां पर भी टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 बनेगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो भी क्या बनेगा 0 प्लस 1। यहां पर तो है ना log x अगेन 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये हमारे पास x की पावर 2, तो ये भी टर्म 1 हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है ये टर्म तो 1 0 हो जाएगा, और 2 प्लस 1 ये आ जाएगा 3। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है dx बाई डी वाई। ठीक है, तो dx बाई डी वाई की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे अलग से। ठीक है, तो इसको अगर सोल्व करें तो कितना बन रहा है, देखो -1 तो मल्टीप्लाई में रहेगा पूरे उसके। ठीक है, तो माइनस रहेगा ही। अब ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है 1 इंटू 0 प्लस 1, तो ये 1 है फाइनली, और पावर -2 है, तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, 1 है ये तो टर्म। ये क्या लिखा हुआ है, ये हमारा 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये 1 है, और ये 1 इंटू 3, तो ये कितना है 3 प्लस 1 4 है। ठीक है, और इंटू में है dx बाई डी वाई। तो अब हम क्या करते हैं, dx बाई डी वाई की वैल्यू ही पुट कर देते हैं। ठीक है, तो dx बाई डी वाई हमारे पास क्या है, देखो dx बाई डी वाई ये टर्म है पावर में -1, तो ये लिखा हुआ है बेसिकली x की पावर x स्क्वायर, है ना, 2x log x प्लस x, और पावर में कितनी है -1, यही हमारा dx बाई डी वाई है ना, ये वाला हमने लिख दिया। अब इसमें भी x इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो यहां पर भी ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो कितना बनेगा देखो -4, ये टर्म तो 1, और ये वाला टर्म कितना है 0, और x की जगह 1, और पावर में -1, तो ये फाइनली 1 ही लिखा हुआ है, पावर -1 फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ गया हमारा -4, है ना। तो थोड़ा लंबा सा टास्क है ये, लेकिन फाइनली हमारे पास आ गया d2x बाई डी वाई स्क्वायर एट x इक्वल टू 1 -4। ठीक है, और हमें क्या चाहिए था, +20 भी करना है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -4 + 20 इक्वल टू 16। ठीक है, तो 16 हमारा फाइनल आंसर होगा। थोड़ी सी मेहनत की जरूरत थी इस क्वेश्चन में, है ना, बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा होगा आपको, लेकिन अगर आपके पास जो मेथड्स है या फिर जो आपकी टेक्निक्स मैंने बताई हुई है आपको, है ना, वो उस पर अगर आप कायम रहोगे तो इजीली कर सकते हो। अगर एक बारी में समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा देखो, प्रोसेस बिल्कुल यही रहेगा सिमिलर। ठीक है, तो आप थोड़ा डिफरेंट वे में कर सकते हो, जैसे यहाँ पर आप x कॉमन ले सकते थे। ठीक है, तो x अगर यहां से कॉमन लोगे तो यहाँ पर x की पावर x स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, लेकिन मैंने वो क्यों नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां पर x स्क्वायर प्लस 1 का अलग से डिफरेंशिएशन करना होगा, जबकि हम x की पावर x स्क्वायर का जब चेन रूल में करने गए तो हमें ऑलरेडी पता था कि यही आएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसी क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करते आ रहे थे dy बाई dx। तो आपका मेथड थोड़ा सा हल्का फुल्का इधर हो सकता है, बट जो लॉन्ग पाथ है मीन्स जर्नी है वो आपकी यहीं पर आकर टिकेगी -4 पर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना पड़ सकता है एग्जाम में। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं, चेन रूल ये सब वो सब, प्रोडक्ट रूल, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ताकि बड़े क्वेश्चन से भी आपको डर ना लगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बोला गया है greatest integer function denote the greatest integer less than or equal to t and fractional part function
टी डिनोट्स द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टी। ये सब तो हमें पता ही होता है ना, अच्छे से पढ़े हुए फंक्शन। इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन दिस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0 इज इक्वल टू अल्फा माइनस 4/3। ठीक है, तो यहां पर हमें इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट इस फंक्शन की क्या गिवन है, अल्फा माइनस 4/3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं लिखूं तो उसको हम कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू, है ना, किसकी बात हो रही है, एट x इक्वल्स टू 0 पे बात हो रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या करना होगा, 0 माइनस 0 से पहले जब हम लेफ्ट साइड से घुस रहे हैं, है ना, उस फंक्शन में, तो यहां पर fx हम लिखते हैं और ये क्या गिवन है हमारे पास, इसकी वैल्यू अल्फा माइनस 4/3। तो इसको थोड़ा और डिफरेंट वे में मैंने लिखना बताया था सोल्व करने के लिए, कि इसको लिख दो h टेंडिंग टू 0 फंक्शन, है ना, 0 माइनस h, और यही क्या है, इक्वल टू अल्फा माइनस 4/3। यही हमने बताया था आपको, है ना, कि 0 माइनस h लिख दो। तो जो भी ये फंक्शन है हमारे पास, है ना, उसमें हमें x की जगह 0 माइनस h पुट कर देना है, या 0 का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं तो माइनस h पुट कर देना है x की जगह। तो दैट शुड बी इक्वल टू अल्फा माइनस 4/3। चलिए करते हैं। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना, इस फंक्शन में पुट करना है x की जगह माइनस h। तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा, ये मैं बड़ा ब्रैकेट लगा लेता हूं। तो ये आपके पास जो लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है। तो 1 x की जगह क्या लिखना है, माइनस h, तो यहां पर हम लिख देंगे माइनस h। ठीक है, प्लस के साथ है अल्फा की पावर 2, और 2 में मल्टीप्लाई है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस h, और पावर में ही लिखा हुआ है प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो पावर में ही हम लिखेंगे x की जगह माइनस h, है ना। तो ये अल्फा की पावर में है सब कुछ, और फिर बाहर लिखा हुआ है प्लस x, है ना, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस h, और बाहर है -1। ठीक है, न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में 2 माइनस h प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस h। ठीक है, तो इसी फंक्शन का हमें लिमिट अब फाइंड आउट करना है। इनफैक्ट गिवन है क्या होगा इसका वैल्यू, अल्फा माइनस 4/3। तो यहां से भी कुछ अल्फा की वैल्यू आएगी, राइट हैंड साइड में भी कुछ अल्फा की वैल्यू है, तो हम फाइनली अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर जो ये है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस h। तो h इज टेंडिंग टू 0, दैट मीन्स हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, टेंडिंग टू 0 का मतलब है 0.1 हम मान सकते हैं ना, टेंडिंग टू 0। तो अगर यहां पर हर जगह हम h की वैल्यू 0.1 मानकर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या बनती है वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कि अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे, अदरवाइज हटा देंगे लिमिट, है ना। तो 1 माइनस h, तो 1 माइनस h मीन्स h की जगह मैंने क्या बताया, 0.1 मान लो, टेंडिंग टू 0, है ना। तो 0.1 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 0.1, तो 0.9, और 0.9 पे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दोगे तो क्या बनेगा, वो बन जाएगा एक्चुअली 0। ठीक है, तो हमने बताया था कि अगर डेसिमल में ही सिंपल कोई वैल्यू है 0.4, 0.5, तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये वैल्यू तो हमारे पास आ गए 0, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचा। अब डिनोमिनेटर में देख लेते हैं 2 के साथ, ये क्या है, ये है हमारे पास माइनस h और उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अगर h की जगह अगेन 0.1 हम देखें तो वहां पर आ जाएगा माइनस 0.1, और माइनस 0.1 को हम क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं पिछले वाला, है ना। तो अगर ये 0 है, ये हमारे पास -1 है, तो 0.1 कहां पर होगा, यहां पर होगा, तो माइनस 0.1, तो इससे जो पहले वाला ग्रेटेस्ट, है ना, इंटीजर होगा उसकी वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगा फाइनली -1। तो यहां पर हमें क्या मिलने वाला है, मल्टीप्लाई में -1। ठीक है, और जो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ना, माइनस h, अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू की बात करें, -0.1 के फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें तो क्या होगा, तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ये जो एक्चुअली में फ्रैक्शन ही लिखा हुआ है 0.1, लेकिन हम जब भी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन से बाहर निकालते हैं वैल्यू, वो जो फ्रैक्शन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, है ना, -1 + 1 और -0.1। तो क्या कुछ अलग लिखा है क्या, नहीं, क्योंकि -1 + 1 तो 0 ही है, और ये ऑलरेडी लिखा ही हुआ था। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, और -1 और +0.9। ठीक है,
तो यहां से जो ये 0.9 है ये हमारा करेक्ट आंसर है। आपको ये पता होना चाहिए, है ना। अगर आप ये फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सोल्व कर रहे हो तो -1 प्लस 0.9, है ना, तो ये जो इंटीजर है ये अब खत्म हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा 0.9। तो यहाँ पर -0.1 को देखकर आप 0.1 आंसर नहीं देंगे, 0.9 देंगे। तो उस पे अराइव करने के लिए हमने क्या किया, -1 + 1 ऐड किया, है ना, और यहां से जो ये इंटीजर था इसको तो अलग कैंसिल कर दिया और यहां से जो टर्म मिला वही हमारा फ्रैक्शन पार्ट बन गया। तो अगर हम -h की बात करें, है ना, जो ये लिखा हुआ है अंदर, तो ये सिमिलर है इसी के -0.1 के। तो इसको हम क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, +1 लिखेंगे और -h लिखेंगे। तो ये वाली जो क्वांटिटी बनी 1 - h, है ना, तो 1 - h जो बना है वही हमारा आंसर आएगा यहां से, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे 1 - h, क्लियर। और न्यूमरेटर में क्या होगा, देखो अल्फा की पावर 2 के साथ क्या होगा, -h का वैल्यू यहां पर तो हमने -1 देख ही लिया, ठीक है, और प्लस -h फ्रैक्शन पार्ट में हमने देखा है कि ये क्या होना चाहिए, यह होना चाहिए 1 - h, ठीक है। तो हमारा टास्क यही है कि जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लगे हुए हैं उनको हम हटा दें और सिंपल h में अपना आंसर, है ना, बनाने की कोशिश करें। और यहाँ पर भी आपको क्या दिखेगा, -h, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो -1 आ जाएगा इसका वैल्यू, और ये भी -1 है ही, ठीक है। और इसका फाइनल वैल्यू कितना गिवन है, अल्फा -4/3। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और h की वैल्यू एक्चुअली में पुट कर ही देते हैं, ठीक है। तो h की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बन जाएगा अल्फा, है ना, ये तो बन जाएगा -2 और यहां पर आ जाएगा +1, h की वैल्यू 0 और यहां पर है फाइनली -2 और नीचे कितना है, -2 + 1 इक्वल्स टू कितना है, अल्फा -4/3। तो ऊपर क्या बना, देखो ऊपर बन गया है अल्फा की पावर -1 -2 और नीचे क्या है, -1, तो ये बन गया है अल्फा की पावर -1 -2 और डिवाइड बाय -1, ठीक है। तो इसको हम अल्फा -4/3 लिख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्यूशन करना है, बस अल्फा की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करनी है। जो मेजर टास्क था वो हमारा हो गया है। तो -1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा 2 है ना, अल्फा की पावर -1, तो या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 - 1/α इक्वल्स टू अल्फा -4/3, ठीक है। ये वाला टर्म समझ में आया। तो अल्फा एक तरफ ले जाओ और जो कांस्टेंट है वो एक तरफ ले जाओ, तो इसको हम उधर ले जाएंगे, तो मैं रिवर्स में लिख रहा हूं, अल्फा +1/α हो जाएगा और जब इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 + 4/3, है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है, बेसिकली ये लिखा हुआ है हमारे पास 10/3। अब देखो यहां से आप अल्फा +1/α इक्वल्स टू 10/3, तो ये बिल्कुल 10th क्लास का क्वेश्चन है जिसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, वहां से अल्फा कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन हम तो जेई लेवल पे हैं, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक बना के अगर आप बैठोगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इसीलिए इसको हम थोड़ा ट्रिक वे में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। एक चीज तो हमें पता है कि जो इंटीग्रल वैल्यू है वही हमें चाहिए अल्फा की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आंसर अगर सही आना है तो इंटीग्रल वैल्यू हमारी कुछ बन रही होगी। तो मैं कुछ ऐसे सोच रहा हूँ कि 10/3 जो पहले फ्रैक्शन लिखा हुआ था 2 + 4/3 उसको मैं ये लिखा, लेकिन इसको मैं लिख सकता हूं इस तरीके से 3 + 1/3, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो अल्फा की वैल्यू अगर हम 3 सोच ले तो 1/3 मीन्स 1/3 इधर भी आ रहा है, तो यहां से अगर हम कंपेयर कर ले तो इजीली अल्फा इक्वल्स टू 1/3 हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप बना के सोल्व करोगे तो उससे भी आंसर यही आने वाला है, तो इसीलिए हम आंसर बता देंगे कि अल्फा है 3, ठीक है। तो इस तरीके से लास्ट में आपका आंसर है ना, छोटा छोटा टाइम आप कहाँ पे बचा सकते हो वो प्रैक्टिस के साथ ही आपको पता चलेगा कि यहाँ पर अच्छा इस तरीके से ना सोल्व करके इस तरीके से हम जा सकते थे, है ना। जो पहले वाला टास्क था ये तो बिल्कुल, है ना, लिमिट वाला ही था, तो ये आपको आना चाहिए अच्छे से कि किस तरीके से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सोल्व करते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन सोल्व करते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम और भी जेई एडवांस के और जेई मेंस के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।